तो पुनः उस मुद्दे पे आते हुए जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं मेंस्ट्रुआ के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो मैं ये स्वीट वर्सेस पार्सले एक केस में मिस कर गया था जब मैं सिराज वर्सेस वुडजन और हॉब्स वर्सेस मैनचेस्टर कॉर्पोरेशन बता रहा था, उसी में आप इसको भी लिख लीजिएगा। इस केस में भी मेंस्ट्रुआ की इंपॉर्टेंस बताई गई और बात वही बताई गई है कि बिना दुराशय को स्पष्ट किए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये केस भी चूंकि पूछा हुआ था तो मुझे लगा कि मैं बता दूं। अब आ जाते हैं आर वर्सेस प्रिंस के पास। यहां पे हम दो मैक्सिम की और बात आपसे करेंगे, वो आपने कई बार सुना होगा। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, इग्नोरेंसिया फैक्टी डॉट एग्जीक्यूटेड। तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये पहले इधर लिख लेते हैं, विधि की भूल क्षम्य नहीं, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड। और जो दूसरी मैक्सिम है वो है तथ्य की भूल क्षम्य है। इन दोनों मैक्सिम की बात यहां पर क्यों आ रही है? इन मैक्सिम के बारे में आपको जो बात जाननी है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है? थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके पाऊंगा। एक प्रिजम्पशन है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि मालूम होगी। सच्चाई तो आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून नहीं पता है, क्योंकि वो कानून का विद्यार्थी नहीं है। दुर्भाग्यवश जो कानून के विद्यार्थी, अधिवक्ता और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें भी एक बड़ी संख्या कानून को न समझने की है। तो फिर ये लाइन क्यों कही जाती है कि इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटेड, विधि की भूल क्षम्य नहीं है? विधि की भूल क्षम्य नहीं है का मतलब ये है कि यहीं पर आपको देखना है, इसी अवस्था में देखना है कि मेंस्ट्रुआ था या नहीं था। यदि मेंस्ट्रुआ है, यदि मेंस्ट्रुआ अगर है तो ये माना जाएगा कि आपने विधि की भूल की और आपको दंड मिलेगा। यानी कि क्या बात हमने कही? हमने आपसे कहा कि विधि की भूल तब मानी जाएगी जब दुराशय के साथ कोई कृत्य किया गया। अगर दुराशय के साथ कोई कृत्य किया गया है तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि विधि की भूल है, यानी कि मेंस्ट्रुआ को साबित करना हो। लेकिन जहां दुराशय नहीं है वहीं पर तो देखना है कि वो तथ्य की भूल है। इन दोनों बातों को इतनी आसानी से आप नहीं समझे होंगे, जिसको हम अब और सरल तरीके से बताने जा रहे हैं। देखिए, केस के माध्यम से आप इसको बहुत आराम से समझ जाएंगे। एक केस था आर वर्सेस प्रिंस का। इसमें एक जनाब थे प्रिंस, उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस इंपोज हुआ, प्रोसिक्यूट किया गया उनको ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट का सेक्शन 55 के तहत। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रिंस के ऊपर कौन सा केस था, तो आप याद रखिएगा वो था सेक्शन 55। सेक्शन 55 ठीक। तो सॉरी, क्लियर और करना पड़ेगा, सॉरी। आर वर्सेस प्रिंस, हम लोग इसकी बात कर रहे थे। सेक्शन 55 ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट। इस मामले में इनके ऊपर एक अभियोजन चला। ये जो सेक्शन 55 था वो ये कहता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला को, 16 वर्ष था लेकिन मैं 18, चूंकि हमारे यहाँ लॉ है मैं उसी के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश कर रहा था, किसी महिला को
उसके लॉफुल गार्जियनशिप से विदाउट कंसेंट, विदाउट दियर कंसेंट ले जाता है, तो वह किडनैपिंग का अपराध करता है, अपहरण का अपराध करता है। यानी मैं क्या कह रहा था, मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक प्रिंस महोदय हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 16 वर्ष से कम आयु की लड़की को बिना उसके माता पिता की आज्ञा के उन माता पिता की संरक्षकता से लेता गया, गार्जियनशिप से लेता गया। तो यह कहा गया कि उसने अपहरण किया। तो क्या उसने अपहरण किया? बचाव की ओर से तर्क दिया गया। इस मामले में 6 जजेस थे, एक को छोड़कर बाकी सब एक साथ थे। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि 6 जज थे। बचाव में तर्क क्या दिया गया? बचाव में यह तर्क दिया गया कि साहब वो 16 वर्ष से ऊपर की लगती थी, लगने से क्या होता है, सम्यक सतर्कता एवं सावधानी का परिचय देते, आप पता कर लेते, गुड फेथ नहीं कहलाएगा आपका। फिर उन्होंने एक दूसरा तर्क दिया कि वह अपनी स्वेच्छा से चली गई। स्वेच्छा से कैसे चली गई, ये भी तर्क नहीं रखेंगे, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 16 वर्ष से कम आयु और अभी भी 18 वर्ष तक की बात होती है, सिविल लायबिलिटीज में भी हम देखते हैं, से कम आयु की कंसेंट को इमटेरियल माना जाता है, लॉफुल कंसेंट नहीं माना जाता, हम उसको परिपक्व नहीं मानते। तो ये तर्क भी जनाब का टिक नहीं पाया। फिर तीसरी बात जो उनकी ओर से डिफेंस में कहा गया, प्रिंस महोदय की ओर से, कि उसका कोई बुरा आशय नहीं था, वो जानबूझकर उसने ऐसा अपराध नहीं किया, यानी उसका मेंसरिया नहीं है, उसने तथ्य की भूल में यह कार्य किया। बहुत सारे जजेस, 6 जजेस थे, एक का डिसेंटिंग थॉट छोड़कर बाकी जो जजेस थे, उन जजेस में ब्रामवेल साहब ने और ब्लैकबर्न साहब, ये दोनों जजेस को आपको इसलिए जानना है क्योंकि इन्हीं लोगों की बात ज्यादा कोट की जाती है, खासतौर से ब्लैकबर्न। और एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ है कि आर वर्सेस प्रिंस में कौन जज था, तो ब्लैकबर्न साहब थे, ठीक है, लेकिन ब्रामवेल भी थे और ब्लैकबर्न भी थे और कुल टोटल 6 जज थे। जनरली इसको प्रीवी काउंसिल के द्वारा हम समझते हैं, प्रीवी काउंसिल का जजमेंट था। तो प्रीवी काउंसिल की ओर से, प्रीवी काउंसिल आप सब जानते होंगे, एक बहुत बड़ी न्यायपालिका के तौर पे थी जो डोमिनियन स्टेट्स के मामले की अंतिम अपील की अपीलीय न्यायालय था, ठीक है। में ब्रामवेल साहब ने कहा कि किसी व्यक्ति का यह तर्क कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम है अथवा नहीं है, उसे बचाव के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, क्योंकि यह तर्क देना कि हमें यह नहीं मालूम कि किसी व्यक्ति की आयु क्या है, यह अपने आप में एक आपसी संबंध के तौर पे भी अगर हम समझें, तो जब आपको आयु ही नहीं मालूम, उसके माता पिता की जानकारी ही नहीं है, उसके माता पिता से मिलने का प्रयास भी नहीं किया, तो क्यों आप उसको ले जा रहे थे? क्या आपको आपके कार्य की प्रकृति नहीं पता थी? क्या परिणाम नहीं जानते थे? और क्या आप सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से जान नहीं सकते थे कि उसकी आयु कितनी है? और ये कहना कि वो परिपक्व लग रही थी, तो परिपक्व तो 12 साल में भी कोई लग सकता है, और कोई व्यक्ति 35 साल में भी परिपक्व नहीं लग सकता। परिपक्वता मानसिक स्तर पर देखी जाएगी, न कि शारीरिक स्तर पर। आभासीय परिपक्वता नहीं होनी चाहिए। यह तथ्य की भूल नहीं है, तथ्य की भूल नहीं है। तो तथ्य की भूल है क्या? यह कहा गया कि यह तथ्य की भूल नहीं है। देखिए, तथ्य की भूल को समझिए। तथ्य की भूल वास्तविक होनी चाहिए, भ्रामक नहीं। वास्तविक।
क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? भ्रामक नहीं होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। आपने सांप को रस्सी समझ लिया, हो सकता है सांप को रस्सी समझना वास्तविक तौर पे तथ्य की भूल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि रस्सी सामान्यतः पास में होती है, सांप नहीं होता है। आप कह सकते हैं जहां पर रस्सी रखने का बंडल है वहां पर अगर सांप है, अंधेरा है, तो आप मान सकते हैं कि वो रस्सी होगा, लेकिन रस्सी को सांप मानना भ्रम है। रस्सी को सांप मानना भ्रम है, क्योंकि कोई भी रस्सी सांप हो ही नहीं सकती। एक बड़ा अच्छा केस मुझे याद आ गया, उसमें मैं चर्चा करूंगा। वो उस केस का नाम था आर वर्सेस इंद्रजाल करके कुछ था। उसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक महिला के ऊपर भूत प्रेत का साया समझ के उसको इतना पीटा, इतना प्रताड़ित किया, जलाया कि वो महिला मर गई। तथ्य की भूल नहीं है, इल्यूजनरी है कि हाँ कोई भूत होता है, चांडाल होता है, प्रेत होती है, चुड़ैल तो मिल जाती है घरों में कभी कभी, मजाक के तौर पे ले रहा हूं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। तो ये एक इल्यूजन है, ये भ्रामकता है, ये वास्तविकता नहीं है। उस व्यक्ति को मानववध के लिए दंडित किया गया, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। और वहीं एक केस आप कहेंगे कि सर उसमें क्यों बचा लिया गया, उसमें भी दंड मिलना चाहिए था। वो केस ये था कि एक व्यक्ति ने अपने 12 वर्ष के बेटे को बाघ समझकर मार दिया। 10 या 12 वर्ष है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। बाघ समझकर मार दिया और उसको तथ्य की भूल मानी गई। ये इस दौर की बात है, ये केस उस दौर का है जिस दौर में लाइट नहीं थी, दूर दूर घर और गांव होते थे, जंगल बहुतायत था। जंगल में प्रायः जो ये घटना जहां हुई है वहां प्रायः रात में बाघ का हमला हुआ करता था, और लोग अपने पास हथियार रख के सोते थे कि अगर मान लो रात में बाघ ने हमला किया तो हथियार चला देंगे। रात में बच्चे ने पिता को जगाने की कोशिश की और पिता ने उस पर गणासे से वार कर दिया। ये तथ्य की भूल है, ये भ्रम नहीं था, इसको तथ्य की भूल माना गया। तो आर वर्सेस प्रिंस के मामले में ब्रामवेल साहब ने तथ्य की भूल को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह तथ्य की भूल नहीं है, सम्यक सतर्कता एवं सावधानी का आपने परिचय नहीं दिया और आप अपने लिए बचाव मांग रहे हैं, यह नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्लैकबर्न साहब का, और ब्लैकबर्न साहब ने उस बात को उठाया जो एकदम प्रारंभिक स्तर से बच्चों हम लोग चर्चा कर रहे थे, एकदम प्रारंभिक स्तर से ये वाली बात। ब्लैकबर्न, जस्टिस ब्लैकबर्न जे, ब्लैकबर्न जे ने जब यह तर्क दिया गया उस वाले मामले में कि साहब जानबूझकर नहीं ले गए, माता पिता की संरक्षितता से हटाने का हमारा आशय नहीं था, तो ब्लैकबर्न साहब ने स्टीफन की उस परिभाषा को, जिसको मैंने शुरुआत में इस क्लास के आपसे डिस्कस किया था कि क्राइम इज एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ as well as which is against the social sentiments and morality। ब्लैकबर्न साहब ने कहा कि अगर हम मान भी लें कि तुम्हारी कोई भी दुर्भावना नहीं थी, फिर भी तुम एक माता पिता के पास से उसके बच्चे को, वो भी लड़की है, उसको जो अल्प आयु की है, अल्प वय है, माइनर है, उसको ले जा रहे हो, यह सिर्फ आपराधिक कृत्य नहीं है तुम्हारा। इट इज नॉट अ मियर मैलम प्रोहिबिटम, यह सिर्फ विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विधि द्वारा प्रतिषिद्ध, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध।
ये इतनी सी बात नहीं है। ये महिला इनसे है, स्वतः अपराध है। क्यों? क्योंकि एज वेल एज सामाजिक संवेदना व नैतिकता के विरुद्ध भी है। बहुत बढ़िया जजमेंट ब्लैकबर्न साहब ने दिया। आप किसी के बच्चे को उसके माँ बाप से बिना पूछे 1 मिनट के लिए हटा के देखिए। ठीक है, बच्चा बाहर खेल रहा है, आपको टेंशन नहीं है, लेकिन कोई ले गया हो बिना आपसे पूछे और आपको पता चल जाए, केवल उतने पे आप सोच के देखिए कैसा लगेगा आपको। तो ब्लैकबर्न साहब ने स्टीफन की उस परिभाषा को ध्यान में देते हुए इनको ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट के सेक्शन 55 के तहत किडनैपिंग का दोषी माना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस दोनों शब्दों को आप याद रखेंगे। इसके बाद जो दूसरा केस आता है वो है आर वर्सेस टॉलसन। डी टॉलसन है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट का सेक्शन 57, ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट सेक्शन 57, तथ्य की भूल और विधि की भूल समझने का प्रिंस से अच्छा केस मैं इसको मानता हूं। आप इसको समझिएगा। आर वर्सेस टॉलसन के केस में एक व्यक्ति है, टॉलसन ही नाम है, उसकी वाइफ मिसेस टॉलसन है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर एक अमेरिका जाने वाले जहाज में, अमेरिका ही है शायद मेरे हिसाब से, जाने वाले समुद्री जहाज पे चढ़ता है और चला जाता। लेकिन जहाज की यात्रा के दौरान ही राज्य द्वारा यह सूचित किया जाता है जनसामान्य को कि वह जहाज अपनी समुद्री यात्रा में डूब गया और उस जहाज के सभी सवार डूबकर मर गए। तो जो मिसेस टॉलसन है वो राज्य से भी पता लगाती हैं, बहुत ढूंढती हैं, सारे मित्र रिश्तेदार जहां जहां वो व्यक्ति जा सकता था उस सब जगह पता लगाती हैं, पूरी सम्यक सतर्कता एवं सावधानी से पता लगा रही हैं और करते करते तकरीबन 6.5 पौने 7 साल तक इंतजार करती हैं। क्योंकि 7 साल के अंदर अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है विवाहित होते हुए तो वो बाइगेमी का दोषी होता है, एक फेलोनी है बाइगेमी। तो वो महिला बेचारी 6.5 साल के बाद विवाह करती है और ये बदमाश जो टॉलसन है ये चला आता है, छोड़ के गया है, 6.5 साल तक आया नहीं है, ऐसा प्रिटेंड करा दिया है, ऐसा प्रिज्यूम करा दिया है कि वो जिंदा नहीं है। अब जब उसकी पत्नी नए जीवन में प्रवेश कर रही, थोड़ा भावनात्मक भी समझो, नए जीवन में प्रवेश कर रही तो महाराज आ गए और उसके ऊपर ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट का सेक्शन 57 का केस कर दिया, प्रोसिक्यूट कर दिया। अभी जो बेचारी महिला है इसकी ओर से क्या आप तर्क देंगे? भाई इसने द्विविवाह तो किया, 7 वर्ष के अंदर आपने विवाहित होते हुए दूसरा विवाह किया तो आप द्विविवाह के दोषी तो हो गए, अपराध तो आपने कर दिया। लेकिन यह विधि की भूल नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? विधि की भूल। मैंने बार बार कहा जहां मेंसरिया बताना है, जहां मेंसरिया इन्वॉल्व है वही विधि की भूल है। अगर मेंसरिया साबित हो गया दैट्स मीन यू हैड अ गिल्टी माइंड एंड यू कमिट अ क्राइम विथ गिल्टी माइंड। अगर आपने दूषित मन से कोई कार्य किया, एक्टस प्लस मेंस, आपने अपराध किया। उस महिला ने ड्यू केयर
एंड अटेंशन, यानी सद्भाव, क्या ढूंढने का प्रयास नहीं किया? और एक रीजनेबल टाइम होता है। देखिए, मैं मानता हूं 7 वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्कमस्टांस, व्हाट द सर्कमस्टांस सेज इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दिस केस एक्चुअली तथ्य की भूल है। वो कार्य की प्रकृति भी जान रही है, उसने पता भी किया हुआ है, और उस मामले में यह भी देखने को मिला कि राज्य तक ने, अब आप ये सोचो कि जो 2014 आई थिंक, हाँ हालांकि अब तो 10 साल हो गया, लेकिन सपोज 2014 में या 2014 छोड़ दीजिए, मैं वो केदारनाथ की बात कर रहा था। केदारनाथ में जो एक वो बाढ़ आई थी, आप मान लो ये अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश हुआ, अब क्या उसमें निकल गया? सब जल गए, एक बंदा बच गया, उसकी छोड़ दो, सब जल गए। अब मान लो उसी में का कोई एक आध बंदा और बचाओ, तो उसके घर वाले तो यही मान के चलने सब मर गए, क्योंकि राज्य ने कहा। बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं हुई, गल गई। अब मान लीजिए उसमें से किसी का पति या पत्नी एक प्रॉपर टाइम के बाद, साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद दूसरा शादी करे, और वो बंदा आ जाए और बोले कि हेलो, हम पहले से हैं, ये आप नहीं कर सकते, तो क्या आप वहां पर ड्यू केयर एंड अटेंशन की बात नहीं देखोगे? राज्य बोल रहा है भाई सारे यात्री मर गए इस केस में, ये बोला गया ये तथ्य की भूल है और वास्तविक भूल है, भ्रामक भी नहीं है। इसलिए इस महिला को अपेलेट कोर्ट ने, पहले इसको 1 दिन की सजा का बात हुआ था, लेकिन बाद में अपेलेट कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल ने बाइज्जत बरी किया, बाइज्जत बरी कर दिया। इसी से मिलता हुआ एक और केस आपको मैं बताऊंगा, उस केस को पढ़ने के बाद आपको और मजा आने वाला है इसमें, और वो केस है आपका आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक। आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक। इस केस में क्या, इसमें भी ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट का सेक्शन 57 का ही मामला है। एक जनाब थे, वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते थे और उनका तलाक का केस लगभग समाप्त होने की ओर आ चुका था। तो उन्होंने अपने वकील साहब को फोन करके या जिस भी माध्यम से पूछा हो, आई डोंट नो, उन्होंने पूछा कि वकील साहब तलाक की डिक्री कब तक आ जाएगी, यानी निर्णय कब तक आ जाएगा? तो वकील साहब, लोग वकील साहब होते हैं और उनकी गलती भी नहीं है, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ऐसा है कि 3-4 दिन में आ जाना चाहिए। आप सब जानते हैं, कभी कोर्ट नहीं बैठी, कभी हड़ताल हो गया, कभी वकील ही बीमार हो गया, जो बहुत सारी चीजें, सामने वाला तारीख लेके चला गया। तो वकील साहब ने तो एक रीजनेबल आंसर दे दिया कि भाई चलो ठीक है, 3-4 दिन में आ जाएगा। ये जनाब 4 दिन बाद शादी कर लेते हैं। अब इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 2, अभी वो जो जिससे किया होगा वो भी तो खैर। तो ये क्या करते हैं कि वकील साहब 4 दिन बोलते हैं और ये 4 दिन बाद 5वें दिन शादी कर लेते हैं। तो आप सीधी सी बात है, जब तलाक हुआ ही नहीं, जब फाइनल ही नहीं हुआ, तो ये तो क्या हो गया, द्विविवाह हो गया। अब इनकी ओर से क्या तर्क दिया जाता है? इनकी ओर से तर्क दिया जाता है कि हम तो अनअवेयर हैं, हम तो लॉ पढ़े नहीं हैं, और वकील साहब ने कहा हमने विवाह कर लिया। ये कहा गया विधि की भूल है, प्रिजम्पशन है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि का जानकार है, ये प्रिजम्पशन है और ये विधि की भूल है, इसलिए क्योंकि आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन से कार्य नहीं किया और आप जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं। आप विवाह करना अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ फाइनल और आप विवाह करते हैं, तो कार्य की प्रकृति और परिणाम भी आप जानते हैं कि विधि विरुद्ध कार्य होगा। आपने तो विवाह कर लिया,
फटाक से। और दूसरी चीज, मान लीजिए डिक्री आ भी जाती तो अपील का 90 डेज का टाइम था। अगर अपील होती अपोजिट पार्टी से तो अपील डिसाइड होने के बाद आप विवाह करते, या अगर अपील नहीं की जाती अपोजिट पार्टी से तो 90 डेज तो कम से कम बिता लेते। अपील का जो प्रिस्क्राइब पीरियड है फाइल करने का, वो भी आपने नहीं करा। तो आपने क्या किया? आपने अपराध किया द्वैध विवाह, और ये विधि की भूल है। एक और केस आप लोग लिख लीजिएगा, ब्रांड वर्सेस वुड। और अपनी किताब से इसको पढ़ लीजिएगा, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट केस है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुआ के बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपको एक बार में किसी एक वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक मोटा मोटी हिसाब आपके दिमाग में फ्रेम हुआ होगा कि मेंस्ट्रुआ क्या है, किसकी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और विधि की भूल, तथ्य की भूल क्या है, और प्रीलिम्स के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो लगभग सारे मैंने कवर कर लिए हैं 99.99% डिटॉल की तरह। और मेंस राइटिंग का भी यही सीक्वेंस होगा, लेकिन मैं मेंस राइटिंग आप लोगों को सिखाऊंगा, और मेरा प्रयास है और मेरा मन है कि मैं हर चीज़ जो ऑफलाइन में जिस तरह से पढ़ाई जाती है वैसे ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। हम फिर आएंगे, और फिर का मतलब कल आएंगे, परसों आएंगे, और रोज आएंगे। आप लोगों से भेंट हमेशा होती है। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप वो एक फॉर्मेलिटी जो सभी करते हैं, क्योंकि मेरा हौसला बनेगा, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वही कमेंट देख लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।